हेलो व्यूअर्स, आज हम कुछ सॉलिड्स के सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। और सबसे पहला सॉलिड जो हम ले रहे हैं वो है क्यूबॉइड। इसके 6 फेस होते हैं, एक फ्रंट फेस, एक बैक फेस, एक लेफ्ट फेस, फिर राइट फेस, अपर फेस और बॉटम फेस। फेसेस को बेसिस भी कहा जाता है। और अगर ऊपर के फेस और नीचे के फेस को छोड़ दिया जाए तो ये जो 4 फेस बचे हुए हैं, लेफ्ट, फ्रंट, बैक और राइट फेस, ये चारों मिलकर के इस क्यूबॉइड की लैटरल सरफेस बनाते हैं। और अगर इन दोनों फेसेस को, ऊपर वाला और नीचे वाला फेस, जिनको जनरली बेस भी कहा जाता है, इनको भी ऐड कर दिया जाएगा तो इसकी टोटल सरफेस बन जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी लैटरल सरफेस को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए इसकी डायमेंशंस देखें। ये जो हॉरिजॉन्टल किनारा है उसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया है, और इसके परपेंडिकुलर ये दूसरा किनारा जो कि उसके प्लेन में ही है, जिस प्लेन के अंदर क्यूबॉइड रखा हुआ है, इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस क्यूबॉइड की हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लेटरल सरफेस का एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, तो सबसे पहले इसके अंदर हम सामने वाली फेस का एरिया कैलकुलेट करते हैं। सामने वाली जो फेस है उसकी डायमेंशंस पता करते हैं। वो एक रेक्टेंगल की शेप में है, और ये किनारा अगर L है तो उसके सामने वाला किनारा भी L ही होगा। ये H है तो उसके सामने ये जो किनारा है वो भी H होगा। तो सामने वाले फेस की लंबाई L हो गई और चौड़ाई H हो गई। तो उसका एरिया L इंटू H हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसकी लंबाई L है और चौड़ाई H है। जितना एरिया सामने वाले फेस का है उतना ही पीछे वाले फेस का होगा, क्योंकि दोनों फेस आइडेंटिकल होते हैं, एक समान होते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए हमें एक बार और L इंटू H लिखना होगा। अब हम आते हैं लेफ्ट फेस पे। लेफ्ट फेस की लंबाई B ले लेंगे हम, और चौड़ाई H ले लेंगे, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल है। तो उसका एरिया हो जाएगा B इंटू H प्लस B इंटू H। अब जितना लेफ्ट फेस का एरिया है उतना ही राइट फेस का एरिया होगा, तो हमें एक बार और B इंटू H लिखना होगा। ये इसमें प्लस करना होगा B इंटू H। तो हम देखें L इंटू H 2 बार है हमारे पास, तो 2 LH हो गया। B इंटू H भी 2 बार है, तो ये भी 2 BH हो गया। यहाँ पर 2 दोनों टर्म्स के अंदर है और H भी दोनों टर्म्स में है, तो उनको हम कॉमन ले लेते हैं। 2 को आगे लिख देते हैं कॉमन लेके, और H को पीछे लिख देते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है, अभी हम देखेंगे उसको। और फर्स्ट टर्म में से जब हम 2H बाहर निकालेंगे तो L रहेगा। सेकेंड टर्म में से 2H बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे B बच जाएगा। तो ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा क्यूबॉइड के लिए। इसको शॉर्ट में हम LSA भी कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, LSA। और जब इस
शुरू वाला एक्सप्रेशन को हम देखते हैं 2 ब्रैकेट l प्लस बी को, और यहाँ हम इसका बेस देखते हैं क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का बेस एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई l है और चौड़ाई b है। तो 2 ब्रैकेट l प्लस बी इस बेस का पेरीमीटर हो गया। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस और h हो गई उसकी हाइट, इनटू हाइट। तो ये फॉर्मूला इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, LHA ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इस फॉर्मूले को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे दूसरे फॉर्मूलाज में, जो कि हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर काम में आएंगे। हम इस फॉर्मूले को उल्टा करके लिखते हैं। हमारे पास LHA इज इक्वल टू है 2 ब्रैकेट l प्लस बी इंटू एच। तो जो राइट साइड में लिखा है उसको हम लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, और जो लेफ्ट में लिखा है उसको राइट साइड में लिख देते हैं। तो हमारे पास आएगा 2 ब्रैकेट l प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू LHA। अब दोनों तरफ हम 2 ब्रैकेट l प्लस बी का डिवाइड लगा देते हैं। तो 2 ब्रैकेट l प्लस बी इंटू एच अपॉन 2 ब्रैकेट l प्लस बी, और राइट साइड में हो जाएगा हमारे पास LHA अपॉन 2 ब्रैकेट l प्लस बी। यहाँ पे 2 से 2 एक टाइम कैंसिल हुआ, 2 से 2 एक बार कैंसिल हुआ, ब्रैकेट l प्लस बी से ब्रैकेट l प्लस बी एक बार कैंसिल हुआ, ब्रैकेट l प्लस बी से ब्रैकेट l प्लस बी एक बार कैंसिल हुआ। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में बच गया है h और राइट साइड में बच गया है LHA अपॉन 2 l प्लस बी। ये तीसरा फॉर्मूला हमें मिल गया, जिससे कि हम क्यूबॉइड की हाइट फाइंड कर सकते हैं अगर हमें लैटरल सरफेस एरिया पता हो और लेंथ और ब्रेड्थ पता हो। तो अब इसकी भी एक और फॉर्म बन जाएगी। ये जो नीचे लिखा है 2l प्लस बी, वो क्या है? वो क्यूबॉइड के बेस का पेरीमीटर है। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू LHA अपॉन पेरीमीटर ऑफ बेस। तो अगर हमें LHA मालूम है और पेरीमीटर ऑफ बेस मालूम है, तो LHA में पेरीमीटर ऑफ बेस का डिवाइड कर देंगे तो हमें क्यूबॉइड की हाइट मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला हो गया हाइट ऑफ क्यूबॉइड का। इसी तरह से ये फॉर्मूला भी हो गया हाइट ऑफ क्यूबॉइड का। इसका सिंबल हो गया h, इसका भी सिंबल h, हाइट ऑफ क्यूबॉइड का। तो हमने अभी क्यूबॉइड के लैटरल सरफेस एरिया से संबंधित 4 फॉर्मूले देखे हैं, 1, 2, 3, 4। इस फॉर्मूले में अगर हमें L मालूम है, B मालूम है और H मालूम है, तो हम LHA फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से अगर हमें पेरीमीटर ऑफ बेस मालूम है और हाइट मालूम है क्यूबॉइड की, तो हम क्यूबॉइड का LHA लैटरल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में हमें अगर क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया मालूम है, उसकी लंबाई मालूम है, उसकी चौड़ाई मालूम है, तो हम उसकी हाइट पता कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में अगर हमें लैटरल सरफेस एरिया मालूम है, पेरीमीटर ऑफ बेस मालूम है क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड की हाइट फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसी क्यूबॉइड की टोटल सरफेस के बारे में बात करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसकी पूरी 6 फेसेस का एरिया हमें काउंट करना होगा। तो अब हम निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका सिंबल TSA हम लिखेंगे और इज इक्वल टू छहों फेस के एरिया का सम। तो सबसे पहले नीचे वाले फेस का एरिया, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो उसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ L इंटू P। तो L इंटू B, जितना एरिया नीचे वाले फेस का है उतना ही एरिया ऊपर वाले फेस का हो जाएगा। तो एक बार हमें और L इंटू B ऐड करना पड़ेगा। अब लेफ्ट वाले फेस का एरिया देखते हैं। लेफ्ट वाले फेस की लंबाई B और चौड़ाई H, तो उसका एरिया हो जाएगा प्लस B इंटू H। जितना एरिया लेफ्ट फेस का है उतना ही राइट फेस का होगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो हमें एक बार और B इंटू H ऐड करना होगा। तो B इंटू H। अब बात आती है सामने वाले फेस की। सामने वाले फेस की लंबाई L और चौड़ाई H। तो सामने वाले फेस का एरिया हो गया H इंटू L लिख दें या L इंटू H लिख दें, एक ही बात है। जितना एरिया सामने के फेस का है उतना ही पीछे के फेस का होगा, क्योंकि वो दोनों भी आइडेंटिकल है। तो हमें एक बार और H इंटू L ऐड करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू हमारे पास L इंटू B 2 बार है, 2LB। इसी तरह से B इंटू H 2 बार है, तो 2BH हो गया। और H इंटू LB 2 बार है, तो 2HL हो गया। यहाँ तीनों टर्म्स में 2 कॉमन है, तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा LB प्लस BH प्लस HL। ये क्यूबॉइड की टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें मिल गया। अब हम दूसरा सॉलिड लेते हैं, क्यूब। और हम जानते हैं कि क्यूब ऐसा क्यूबॉइड होता है जिसके सारे किनारों की लंबाई समान होती है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 और 12वां नंबर का किनारा, ये सारे 12 किनारों की लंबाई बराबर होती है। और उसको हम LBH नहीं लेकर के एक नया सिंबल दे देते हैं A। तो इसकी शेप किस तरह की हो जाएगी वो हम देखते हैं। तो ये शेप क्यूबॉइड की शेप है, जिसका प्रत्येक किनारा हम मान लेते हैं A लंबाई का है। ये किनारा A है, ये भी किनारा A है, ये भी किनारा A है। सारी 12 किनारों की लंबाई समान है। तो इसमें भी सबसे पहले हम लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, इसका सिंबल LSA होगा। और इसमें हमें ऊपर के फेस और नीचे के फेस को छोड़ के बाकी चारों साइड के फेस का एरिया जोड़ना है। तो ये जो फेस है एक स्क्वायर है, ये फेस जो हमें दिखाई दे रहा है जिसकी भुजा A है, तो इसका एरिया A स्क्वायर हो गया। फिर इस फेस का एरिया वो भी A स्क्वायर, इस फेस का एरिया वो भी A स्क्वायर, और ये जो पीछे का फेस है उसका एरिया भी A स्क्वायर। तो A स्क्वायर हमें 4 बार लेना पड़ेगा, या ये कह दें A इंटू A। ये एक फेस का एरिया, A इंटू A दूसरे फेस का एरिया, A इंटू A
तीसरे फेस का एरिया और a इंटू ए चौथे फेस का एरिया। तो a इंटू ए मतलब a स्क्वायर हमारे पास 4 बार आ गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 4a इंटू ए, या फिर हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर। तो ये क्यूबॉइड की लेटरल सरफेस का एरिया का फॉर्मूला हमें मिल गया। अब इस फॉर्मूले को भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा है LSA इक्वल टू 4a स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम पलट के लिखते हैं तो हमें मिलेगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू LSA। हम दोनों तरफ 4 का डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 4a स्क्वायर अपॉन 4 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में LSA अपॉन 4। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया a स्क्वायर इज इक्वल टू LSA अपॉन 4। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ LSA अपॉन 4। यहाँ लिखते हैं हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर तो इधर लेफ्ट साइड में हमें मिला a, क्योंकि a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a होता है। राइट साइड में न्यूमरेटर में रहेगा LSA का स्क्वायर रूट और नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें मिला क्यूब की साइड निकालने का जब हमें लेटरल सरफेस एरिया मालूम हो। तो ये साइड ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमें मिल गया जिसका सिंबल a रखा हुआ है। अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की क्यूब की। तो क्यूब की टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें इसकी सारी 6 फेसेस का एरिया निकालना पड़ेगा। सारे के सारे जो 6 फेस हैं वो स्क्वायर हैं जिन स्क्वायर्स की भुजा a है। तो अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं क्यूब का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TSA भी कहेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास 6 बार a इंटू ए आएगा क्योंकि हर फेस का एरिया a इंटू ए है, क्योंकि स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो 6 बार हमारे पास a इंटू ए है तो इनका सम हो जाएगा 6a इंटू ए या फिर 6a स्क्वायर। तो ये क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें मिल गया 6a स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को भी हम एक नए फॉर्मूले में ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसके लिए इसको पलट के लिखते हैं, 6a स्क्वायर को लेफ्ट साइड में और TSA को राइट साइड में लिख देते हैं। तो हमें मिलेगा 6a स्क्वायर इज इक्वल टू TSA। अब दोनों तरफ 6 का डिवाइड लगाए हम तो नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगी यूज दैट 6a स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू TSA अपॉन 6। यहाँ 6 से 6 एक बार कैंसिल, ये 6 से 6 एक बार कैंसिल,
गिव्स दैट लेफ्ट साइड में हमें मिल गया ए स्क्वायर और राइट साइड में मिल गया TSA अपॉन 6। अब ए स्क्वायर से हमें ए फाइंड करना है तो हम स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ, तो हमें मिलेगा गिव्स दैट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ TSA ओवर 6। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट both sides। gives that लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो जाएगा और राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा TSA अपॉन 6 का स्क्वायर रूट। तो ये हमें क्यूब की साइड का फॉर्मूला मिल गया जब हमें उसका टोटल सरफेस एरिया मालूम हो। तो साइड ऑफ क्यूब ए, सिंबल इसका ए हो गया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ TSA अपॉन 6। ये एक नया फॉर्मूला क्यूब के लिए हमें मिला उसकी साइड फाइंड करने के लिए। अब हम तीसरे सॉलिड की बात करते हैं। और वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर की बनावट पर विचार करने के लिए हम निम्न चित्र को देखते हैं। यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क ली गई है जिसकी मोटाई अत्यंत ही अल्प है और ऐसी कॉन्वेनेंट डिस्क हम एक के ऊपर एक रखते जाते हैं तब इस तरह से हमारे पास एक सॉलिड बनता है। इसी सॉलिड को हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे इसकी दो डायमेंशन हम काम में लेंगे। पहली डायमेंशन इस वृत्त की त्रिज्या और दूसरी डायमेंशन ये जो सिलेंडर बना है उसकी हाइट। अब यहाँ पर इस सिलेंडर के नाम में दो शब्द लिखे गए हैं, राइट और सर्कुलर। इनको समझते हैं। यहाँ ये जो राइट शब्द है वो हमें ये बताता है कि इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का जो ये वर्टिकल एज है, ये वर्टिकल एज सिलेंडर के बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इस 90 डिग्री के कारण ही हम इस सिलेंडर के नाम में राइट वर्ड इंक्लूड करते हैं। सर्कुलर शब्द ये बताता है कि सिलेंडर का जो ये बेस है वो एक सर्किल है। इसी कारण से इस सिलेंडर को हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। कुछ ऐसे सिलेंडर भी होते हैं जो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होते हैं, उनको देखें हम। यह भी एक सिलेंडर है। यहाँ सिलेंडर की जो कर्व्ड सरफेस है उसकी जो ये एज है वो सिलेंडर के बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है। इसलिए
ये सिलेंडर तो है, सर्कुलर भी है क्योंकि इसका बेस सर्किल जैसा है, लेकिन ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें हम। अब इस सिलेंडर पर विचार कीजिए। इस सिलेंडर का जो बेस है वो सर्किल जैसा नहीं है, तो यह राइट सिलेंडर तो है लेकिन राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। हम यहाँ जो सिलेंडर पढ़ेंगे वो राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा और उसकी आकृति इस प्रकार की होगी, मतलब उसका बेस सर्कुलर होगा और उसकी कर्व सरफेस का जो ये वर्टिकल किनारा है वो सिलेंडर के बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। अब हम इसके सरफेस एरिया पर विचार करते हैं। तो सिलेंडर की सरफेस कौन कौन सी है उनको देखते हैं। एक तो सिलेंडर की एक कर्व्ड सरफेस है जो कि मुड़ी हुई है, दूसरी सिलेंडर का अपर बेस जो कि फ्लैट है और सर्कुलर है, और तीसरा सिलेंडर का लोअर बेस जो भी फ्लैट है और सर्कुलर है। तो अगर इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है तो हमें इसके अंदर इसकी कर्व्ड सरफेस को भी काउंट करना होगा, इसके लोअर बेस के एरिया को भी काउंट करना होगा, इसके अपर बेस के एरिया को भी काउंट करना होगा। लेकिन सबसे पहले हम इसकी कर्व सरफेस का एरिया कितना है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम एक चित्र पर विचार करते हैं। सिलेंडर की कर्व सरफेस का एरिया निकालने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक खोखला सिलेंडर है और इसको हम इसकी हाइट के अलोंग कट कर देते हैं। कट करके इसको अगर हम फैलाएं तो ये इस तरह से एक रेक्टेंगल में बदल जाएगा। उस रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो इस सिलेंडर की ऊंचाई के बराबर होगी, जिसको हम यहाँ पे h से इंडिकेट कर रहे हैं, और इस रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो इस सिलेंडर के बेस का सरकमफ्रेंस होगा। इस सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कुलर है और इसके बेस की जो रेडियस है वो सपोज r है, तो इस सिलेंडर के बेस की सरकमफ्रेंस जो होगी 2πr होगी और यही फेल करके यहाँ इस रेक्टेंगल की लंबाई बन जाएगी। तो इस रेक्टेंगल की लंबाई हमारे पास आ जाएगी 2πr और चौड़ाई h है ये। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में हम CSA भी लिखते हैं, और वो इस रेक्टेंगल की एरिया के बराबर होगा। और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू होगा रेक्टेंगल is equal to length into breadth is equal to, इस रेक्टेंगल की लेंथ है हमारे पास 2πr और ब्रेड्थ है h, तो ये हो गया 2πr into h is equal to 2πr h। इस प्रकार से राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट में CSA लिखा जाता है, वो हमारे पास आ गया 2πr h। ये सिलेंडर के लिए पहला फॉर्मूला हुआ। इसी फॉर्मूले को हम दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं। क्योंकि हमारे पास सिलेंडर के लिए CSA इज इक्वल टू है 2πr h, हम इस फॉर्मूले को उल्टा लिख लेते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड को राइट साइड में लिख लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 2πr h इज इक्वल टू CSA। अब हम दोनों तरफ 2πr का डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा
2 pi r h divided by 2 pi r is equal to CSA over 2 pi r। तो यहाँ 2 से 2 एक बार कैंसिल, 2 से 2 एक बार कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और r से r कैंसिल। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास केवल h बचेगा। तो हाइट ऑफ राइट, RT मतलब राइट, सर्कुलर सिलेंडर जिसका सिंबल H है इज इक्वल टू आ गया CSA अपॉन 2 पाई r। तो ये सिलेंडर की हाइट का फॉर्मूला बन गया जब आपको CSA मालूम हो, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और उसके बेस की रेडियस मालूम हो। तो इस फॉर्मूले से हम सिलेंडर की हाइट निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को एक दूसरी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसके डिनोमिनेटर पे हम ध्यान दें 2 पाई r। 2 पाई r क्या है? सिलेंडर के बेस की सरकमफ्रेंस। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CSA अपॉन circumference of base। तो अगर आपको CSA दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, बेस की सरकमफ्रेंस दे रखी है, तो CSA में बेस की सरकमफ्रेंस का डिवाइड करने से हमें सिलेंडर की हाइट मालूम हो जाएगी। अब हम इसी कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले की एक और फॉर्म देखते हैं। पहले हमने यहाँ पर दोनों तरफ 2 पाई r का डिवाइड किया था, अब हम दोनों तरफ 2 पाई h का डिवाइड करेंगे तो हमें एक नया फॉर्मूला मिलेगा। तो क्योंकि हमारे पास 2 पाई r h बराबर CSA है, दोनों तरफ हम 2 पाई h से डिवाइड लगा देते हैं। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आएगा 2 पाई r h अपॉन 2 पाई h इज इक्वल टू राइट साइड में आएगा CSA अपॉन 2 पाई h। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और h से h कैंसिल। तो लेफ्ट साइड में केवल r बच जाएगा। तो ये हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला आएगा, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका सिंबल R है। और ये फॉर्मूला है CSA अपॉन 2 पाई h। तो अगर आपको कर्व सरफेस एरिया मालूम है सिलेंडर का, उसकी हाइट मालूम है, तो इस फॉर्मूले से आप सिलेंडर के बेस की रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया पर। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया में इसकी तीनों सरफेस मतलब कर्व सरफेस और दोनों बेस, इनके एरिया ऐड होंगे। तो CSA हमने निकाल रखा है, तो CSA प्लस 2 इंटू
एरिया ऑफ बेस। यहाँ 2 इंटू क्यों किया? क्योंकि इसके दोनों बेस आइडेंटिकल है, इसलिए उनके एरिया भी इक्वल होंगे। तो एक बेस का एरिया निकाल के 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का एरिया आ जाएगा। इज इक्वल टू सी ए से हमने निकाल रखा है, ये ऊपर लिखा हुआ है सी ए से इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कुलर है और जिसकी रेडियस हमारे पास आर है, तो इस सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ दोनों टर्म में 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म में 2 पाई आर का डिवाइड करेंगे तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, एच बच जाएगा। फिर प्लस सेकेंड टर्म में 2 पाई आर का डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और आर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो एक आर रह जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। अब हम चौथे सॉलिड की बात करते हैं। हमारा चौथा सॉलिड जो है वो है राइट सर्कुलर कोन। यहाँ भी राइट और सर्कुलर शब्द के वही मायने हैं जो सिलेंडर में थे। इसकी आकृति को हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक राइट ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B राइट एंगल है। इस राइट ट्रायंगल को हम AB के अलोंग रोटेट करते हैं। AB फिक्स रहेगी और बाकी ट्रायंगल रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो एक सॉलिड जनरेट होगा। ये इस तरह से ट्रायंगल घूमेगा और ये ऐसा सॉलिड जनरेट होगा। तो ये जो सॉलिड जनरेट हुआ है इसी सॉलिड को हम राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। राइट शब्द इसलिए क्योंकि इस कोन की जो एक्सिस है जिसके अलोंग हमने ये ट्रायंगल को रोटेट किया था वो एक्सिस इसके बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसलिए राइट शब्द काम में ले रहे हैं। सर्कुलर इसलिए काम में ले रहे हैं क्योंकि इसका जो बेस है कोन का वो सर्कुलर है। अब इसकी डायमेंशंस की बात करें तो इसकी पहली डायमेंशन है बेस की रेडियस r। बेस एक सर्किल है, उसकी रेडियस r इसकी पहली डायमेंशन है। दूसरी इसकी हाइट जिसको यहाँ पे h से रिप्रेजेंट किया गया है, और इसकी तीसरी डायमेंशन है l जो कि AC की लंबाई है। इसे हम कोन की स्लांट हाइट भी कहते हैं। तो ये जो राइट ट्रायंगल बन रहा है ABC, इसको हम अलग से ड्रॉ करें। ये पॉइंट B है, ये A है और ये C है। CB को R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AB को H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और AC को L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंगल B 90 डिग्री है। तो ये हमारा एक राइट ट्रायंगल बन गया। और राइट ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है जो ये कहती है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बाकी दो लेग्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है।
मतलब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की लंबाई l है, तो l का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दो लेग्स की लंबाई के स्क्वायर के सम के। तो इस लेग की लंबाई है r, इस लेग की लंबाई है h, तो l स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये तीनों डायमेंशंस के अंदर रिलेशन है। अगर हमें तीन डायमेंशंस में से दो कोई सी भी डायमेंशन मालूम हो तो हम तीसरी डायमेंशन पता कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर लेते हैं। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेफ्ट साइड में एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा एल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये राइट सर्कुलर कोन की स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास हो गया। तो ये है स्लांट हाइट। इसका सिंबल है एल। अब अगर हमें रेडियस निकालनी हो तो इस रिलेशन को उल्टा लिखते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड को राइट साइड में लिख देते हैं। तो हमारे पास आएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एच स्क्वायर का ट्रांसपोजिशन कर देते हैं तो ये राइट साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो लेफ्ट साइड में अंडर रूट आर स्क्वायर और राइट साइड में अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा आर इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये कोन की रेडियस का फॉर्मूला हो गया रेडियस और सिंबल हो गया इसका आर। इसी तरह से अगर हमें h फाइंड करनी हो तब भी हम इस रिलेशन को उल्टा लिखते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड को राइट साइड में। तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब की बार हम आर स्क्वायर का ट्रांसपोजिशन करते हैं तो राइट साइड में जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें मिलेगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें ताकि एच के ऊपर से स्क्वायर हट जाए। तो ये आ गया अंडर रूट एच स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास एच इज इक्वल टू राइट साइड में वही चीज अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये राइट सर्कुलर कोन की हाइट का फॉर्मूला हो गया। तो हाइट इसका सिंबल एच है और फॉर्मूला हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास। पहला फॉर्मूला राइट सर्कुलर कोन की स्लांट हाइट के लिए एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला राइट सर्कुलर कोन की रेडियस के लिए आर इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और तीसरा राइट सर्कुलर कोन की हाइट के लिए एच इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सरफेस कितनी है। तो यहाँ हमें दो सरफेस मिलती है, एक तो ये मुड़ी हुई सरफेस और दूसरी ये फ्लैट सरफेस। मुड़ी हुई सरफेस को कर्व सरफेस कहते हैं। और ये जो फ्लैट सरफेस है जो कि राइट सर्कुलर कोन का बेस है वो एक सर्किल है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें इन दोनों सरफेस का एरिया काउंट करना होगा। उससे पहले हम इसकी कर्व सरफेस का एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं।
तो राइट सर्कुलर कोन की कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम एक खोखला राइट सर्कुलर कोन लेते हैं और उसको इसकी स्लांट हाइट के अलोंग कट करते हैं, जैसा कि यहाँ सेकंड फिगर में दिखाया गया है। इसको कट कर दिया हमने इसकी स्लांट हाइट के अलोंग और कट करके इसको हम फैला देते हैं, तो ऐसी आकृति हमें प्राप्त होगी। तो हमें इस आकृति का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ इसकी डायमेंशंस लिख देते हैं। बेस की रेडियस r है, ये जहाँ से हमने कट किया है वो इसकी स्लांट हाइट l है। तीसरी डायमेंशन हाइट है जिसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब हम इसको फैला रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए ये जो गोलाई है, ये गोलाई है बेस की सरकमफ्रेंस जो कि 2 पाई r है, और ये गोलाई जब ये खुल जाएगा राइट सर्कुलर कोन, तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो a से लेकर के b तक की गोलाई है वो यहाँ a से लेकर के b तक की गोलाई इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। तो a से b तक ये जो आर्क बना है सर्किल का, इसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास 2 पाई r बेस की सरकमफ्रेंस। और ये जो इसकी स्लांट हाइट है जहाँ से हमने कट किया है वो ये सपोज पॉइंट R है, तो ये OB इसकी स्लांट हाइट है, जैसा कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ये स्लांट हाइट होगी, ये OB स्लांट हाइट है, उसी तरह से ये OA भी स्लांट हाइट है। तो चूंकि हमें ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है तो हम इस एरिया को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं। तो ये जो सर्किल का एक टुकड़ा हमें प्राप्त हुआ है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं इसकी अनेक रेडियस को ड्रॉ करके, और वो रेडियस L के बराबर है यहाँ पर। तो हमने इस तरह से रेडियस ड्रॉ करके इसको अनेक भागों में बांट लिया। और ये जो सर्किल की आर्क है, इस आर्क के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। पहला जो छोटा टुकड़ा है इसकी लेंथ हमने कह दी B1 है, और दूसरा टुकड़ा है उसकी लेंथ B2, तीसरे टुकड़े की लेंथ B3 जैसा हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। तो ये छोटे छोटे टुकड़े लगभग एक ट्राइंगल की शेप में आ गए हैं हमारे पास। यहाँ फिगर के अंदर हमें 3 टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो हम इन सभी टुकड़ों का एरिया निकाल करके जोड़ देते हैं। जोड़ने से हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा जो कि राइट सर्कुलर कोन की कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। कर्व सरफेस एरिया जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CSA इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 2 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 3 प्लस अप टू सो ऑन, जितने भी ट्राइंगल बनते हैं। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम। पहले वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो पहले वाले ट्राइंगल का जो बेस है वो है B1, ये वाली लेंथ, और हाइट इसकी लगभग OB के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल बहुत ही सूक्ष्म है। तो यहाँ पर ये जो आर्क है और ये जो OB लेंथ है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कब बनेगा? जब ये पार्ट्स हम ये मान के चल रहे हैं कि बहुत ही सूक्ष्म है। जितने ज़्यादा सूक्ष्म पार्ट होंगे उतना ये एंगल आर्क और इस रेडियस के बीच का 90 डिग्री के नज़दीक होगा। तो हमें मान के चलना है कि ये पार्ट्स बहुत ही सूक्ष्म है। अनंत भाग कर दिए हैं हमने, और अनंत भाग करने पर सर्किल के इस आर्क और इस रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सर्किल की जो आर्क की लेंथ है वो
ट्रायंगल के बेस का काम करेगी और ये जो रेडियस है वो ट्रायंगल की हाइट का काम करेगी। तो पहले वाले ट्रायंगल का बेस हो जाएगा b1 और हाइट हो जाएगी l। तो हाफ b1 इंटू l। इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो हाफ दूसरे ट्रायंगल में बेस हो जाएगा b2 और हाइट वही हो जाएगी l। तो हाफ b2 इंटू l। तीसरे वाले ट्रायंगल में बेस b3 और हाइट वापस वही l। हाफ बेस b3 और हाइट हो जाएगी l। और ऐसा हम अनंत त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करते रहेंगे। तो इज इक्वल टू, अब हमारे पास देखिए ये जो हमारे पास अनंत पद हैं उन सभी में हाफ कॉमन है और सभी में l कॉमन है। तो हाफ l हम कॉमन ले लेते हैं। तो हाफ l कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में b1 बच जाएगा, सेकंड टर्म में b2, थर्ड टर्म में b3 और इसी तरह से आगे। तो b1 प्लस b2 प्लस b3 अप टू सो ऑन, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। अब हम ये देखें कि ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन हमारे पास बना है b1 प्लस b2 प्लस b3 अप टू सो ऑन, इसका सम वास्तव में होता कितना है। तो देखिए यहाँ पर जब हम b से स्टार्ट करके b1 b2 b3 इन सबको जोड़ते हुए a तक पहुंचेंगे तो ये पूरी लंबाई 2 पाई r के बराबर हो जाएगी, जैसा चित्र में दिखाया गया है, जो कि हमारे राइट सर्कुलर कोन के बेस की सरकमफ्रेंस है। तो जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है वो 2 पाई r के इक्वल हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा हाफ m इंटू 2 पाई r। 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि एक तो न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, एक तो l बच गया, एक पाई बच गया, एक r बच गया। तो इसको हम लिख देते हैं पाई r l। ये हमारे राइट सर्कुलर कोन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले से भी हम दो नए फॉर्मूले जनरेट करेंगे, एक r के लिए और एक l के लिए। तो क्योंकि हमारे पास CSA इज इक्वल टू है पाई r l, इस फॉर्मूले को हम उल्टा लिखते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड को राइट साइड में। तो हमें मिलेगा गिव्स दैट पाई r l इज इक्वल टू CSA। तो दोनों तरफ अगर हम पाई r का डिवाइड कर देते हैं तो गिव्स दैट हमें मिलेगा पाई r l अपॉन पाई r, ये तो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आएगा CSA अपॉन पाई r। यहाँ पाई से पाई कैंसिल और r से r कैंसिल, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास रहेगा l। तो ये राइट सर्कुलर कोन की स्लांट हाइट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया CSA अपॉन पाई r। तो स्लांट हाइट L इज इक्वल टू हमारे पास आ गया CSA अपॉन पाई r। CSA अपॉन पाई r। तो इस फॉर्मूले में अगर हमें CSA पता है और रेडियस पता है तो हम L फाइंड कर सकते हैं। अब वापस इसी फॉर्मूले को लेते हैं, CSA इज इक्वल टू पाई r, इसको उल्टा लिख देते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड को राइट साइड में। तो हमारे पास आएगा पाई r l इज इक्वल टू CSA। अब की बार हम दोनों तरफ पाई l का डिवाइड करते हैं तो गिव्स दैट हमारे पास आएगा पाई r l अपॉन पाई l इज इक्वल टू राइट साइड में CSA अपॉन पाई l। पाई से पाई कैंसिल और l से l कैंसिल। तो ये लेफ्ट साइड में रेडियस बच गई, तो ये राइट सर्कुलर कोन की रेडियस का फॉर्मूला बन गया हमारे पास। रेडियस
जिसका सिंबल R है, इज इक्वल टू आ गया CSA अपॉन पाई L। ये एक और फॉर्मूला बन गया जिसमें अगर हमें कर्व सरफेस एरिया मालूम है, राइट सर्कुलर कोन का, उसकी स्लांट हाइट मालूम है, तो उनकी वैल्यू डाल करके हम यहाँ से उसके बेस की रेडियस पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस राइट सर्कुलर कोन के टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं TSA। तो ये इसकी कर्व सरफेस का एरिया और बेस का एरिया दोनों का सम होगा। तो इज इक्वल टू हम लिखेंगे CSA प्लस एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू हमारे पास आएगा CSA हमने निकाल रखा है पाई RL, और बेस का एरिया, कोन का बेस सर्किल है जिसकी रेडियस R है, तो उसका बेस का एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर। तो वो यहाँ ऐड हो जाएगा पाई R स्क्वायर। अब यहाँ इन दोनों टर्म्स में हम देखते हैं पाई कॉमन है, R कॉमन है, तो इज इक्वल टू पाई R कॉमन आ गया। पाई R का फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, R से R कैंसिल, L बच जाएगा। प्लस सेकेंड टर्म में अगर पाई R का डिवाइड करें तो पाई से पाई कैंसिल और R से R स्क्वायर कैंसिल, तो एक R रह जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे राइट सर्कुलर कोन के टोटल सरफेस एरिया का। अब हम पांचवें सॉलिड के बारे में बात करते हैं, वो है स्फीयर। इसकी बनावट पे हम विचार करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसको हम इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, और ये रोटेशन उसके डायमीटर के लिए हो रहा है। तो जब सर्कुलर डिस्क को इस तरह से रोटेट किया जाएगा तो वो एक सॉलिड को जनरेट करती है, और इस तरह से हमारे पास एक सॉलिड बन जाता है। इस सॉलिड को ही हम स्फीयर कहते हैं। मान लीजिए डिस्क का सेंटर पॉइंट O है, तो यही इस स्फीयर का सेंटर कहलाएगा। सेंटर O से उसकी सरफेस के किसी पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो इस स्फीयर की रेडियस कहलाएगा। डेली लाइफ में स्फीयर का एग्जांपल फुटबॉल के रूप में लिया जा सकता है। इसकी सारी जो सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस होती है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी पूरी कर्व्ड सरफेस का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। हम इस स्फीयर के सबसे ऊपर एक नेल लगा देते हैं, और उस नेल से शुरू करके हम एक अनस्ट्रेचेबल धागा इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर नेल के सारे लपेटते हैं, और इस तरह से ऊपर से शुरू करते करते उस धागे को बिना बीच में कोई स्थान रिक्त छोड़े लपेटते हुए हम नीचे के किनारे पे आ जाते हैं। और नीचे भी इसी तरह की एक नेल हम लगा दें। इस नेल तक वो धागा जब पहुंच जाए और स्फीयर की पूरी सरफेस उस धागे से कंप्लीटली कवर हो जाए तो उस धागे को वहां से हम कट कर देंगे। इसके बाद इस धागे को हम यहाँ से खोल लेंगे, और जितनी रेडियस इस स्फीयर की है उतनी ही रेडियस वाला एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। उस सर्किल के सेंटर पे एक और नेल फिक्स करेंगे, और जो हमने धागा अभी कट किया है इस नेल से स्टार्ट करके सर्किल की सरफेस पर बिना रिक्त स्थान छोड़े इसको इस तरह से घुमा करके सर्किल की पूरी सरफेस के ऊपर बिछा देंगे। जब सर्किल की पूरी सरफेस ढक जाती है तो यही प्रोसीजर हम इसी रेडियस वाले दूसरे सर्किल के लिए दोहराएंगे। दूसरे सर्किल के सेंटर पे भी एक नेल लगा के जो बचा हुआ धागा है उस नेल से शुरू करके गोल गोल बिछाते हुए सर्किल की पूरी सरफेस को
कवर कर लेंगे। जब सर्किल की पूरी सरफेस ढक जाए तो अब जो धागा बच गया है उसको तीसरे सर्किल जो कि उतनी ही रेडियस का है जितनी रेडियस स्फीयर की है उसके केंद्र पर भी नेल लगाएंगे और नेल से शुरू करके उसकी पूरी सरफेस पर बिना रिक्त स्थान छोड़े धागा बिछा देंगे। लेकिन अब भी हमारे पास धागा शेष बच जाता है तो उस धागे को वहां से कट करके यही काम हम चौथे सर्किल के लिए दोहराएंगे। चौथे सर्किल की रेडियस भी स्फीयर की रेडियस के बराबर है। उसके सेंटर पे भी नेल लगा करके जो बचा हुआ धागा है वो नेल से शुरू करके गोल गोल घुमा कर और इस सर्किल की पूरी सरफेस के ऊपर बिछाएंगे। तो हम देखेंगे कि अब जो धागा हमारे पास शेष बचा है उसने इस चौथे सर्किल की सरफेस को पूरा कवर कर लिया है। अब अतिरिक्त धागा हमारे पास नहीं बचा है। यहाँ ये जो चारों सर्किल हैं इन चारों सर्किल की रेडियस इस स्फीयर की रेडियस के इक्वल है। तो ये काम करने से हमें क्या पता चला, हमें ये मालूम चला कि स्फीयर पे जो धागा लपेटा गया था उस धागे ने जितनी स्फीयर की रेडियस है उसी रेडियस वाले 4 सर्किल की सरफेस को पूरा कवर कर लिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि स्फीयर का सरफेस एरिया इन 4 सर्किल के एरिया के सम के इक्वल है। इस प्रकार हमने देखा कि स्फीयर का सरफेस एरिया उसी रेडियस के 4 सर्किल्स के सरफेस एरिया के सम के इक्वल हो जाता है। तो हम स्फीयर का सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is equal to 4 into area of a circle of same radius is equal to 4 into, क्योंकि हमारे स्फीयर की रेडियस r है तो सर्किल की रेडियस भी r होगी, इसलिए सर्किल का एरिया पाई r स्क्वायर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया हो गया 4 पाई r स्क्वायर। ये सरफेस एरिया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी है और इसका टोटल सरफेस एरिया भी है। तो इसको केवल सरफेस एरिया कहना उपयुक्त रहेगा। इसका सिंबल हम लिखते हैं SA, सरफेस एरिया। तो ये हमारे स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई r स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले को हम एक दूसरे फॉर्मूले में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास SA इज इक्वल टू है 4 पाई r स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम उल्टा लिखते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड को राइट साइड में। तो हमारे पास आएगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू SA। अब दोनों तरफ हम 4 पाई से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू SA अपॉन 4 पाई। ऐसे मतलब सरफेस एरिया। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो गिव्स दैट हमारे पास आ गया r स्क्वायर इज इक्वल टू SA अपॉन 4 पाई। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं हम, तो अंडर रूट r स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट SA अपॉन 4 पाई। तो r स्क्वायर का स्क्वायर रूट यहाँ पे हो जाएगा r इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 4 डिनोमिनेटर में है तो इसको हम लिखते हैं 1/2 और अंडर रूट में रह जाएगा
एस ए अपॉन पाई। तो ये आर हमें मिल गई स्फीयर की रेडियस। तो रेडियस का ये फॉर्मूला हमें मिल गया। जब सरफेस एरिया मालूम हो स्फीयर का तो इस फॉर्मूले से हम स्फीयर की रेडियस मालूम कर सकते हैं। अब हम छठा सॉलिड लेते हैं, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का मतलब आधा स्फीयर। हेमीस्फीयर की बनावट देखने के लिए इस चित्र पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है और उसको उसके केंद्र से होते हुए एक समतल के द्वारा दो भागों में बांट दिया गया है। दोनों भाग बराबर हैं। प्रत्येक भाग को हेमीस्फीयर कहा जाता है। अब जैसे ही एक स्फीयर को दो हेमीस्फीयर में डिवाइड कर दिया गया तो एक हेमीस्फीयर में दो तरह की सरफेस बन जाती है, जिसमें से एक सरफेस कर्व्ड सरफेस और दूसरी एक फ्लैट सरफेस समतल सतह होती है, जो कि एक वृत्त के रूप में होती है। इसे हम उसका बेस भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं। हेमीस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो पूरे स्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का आधा होगा। इसलिए हेमीस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए हमें उसी रेडियस वाले स्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का आधा करना होगा। तो हम हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ द सरफेस एरिया ऑफ a sphere of same radius जो कि यहाँ पर R है, इज इक्वल टू हाफ। अब R रेडियस के स्फीयर का सरफेस एरिया हमने अभी अभी पढ़ा है, वो होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ 2 से ये 2 एक बार कटेगा, ये 4 2 बार कटेगा, तो इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 पाई R स्क्वायर। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया CSA हेमीस्फीयर का। तो हमें यहाँ पर CSA इज इक्वल टू 2 पाई R स्क्वायर मिला। इस फॉर्मूले को हम उल्टा लिखते हैं, मतलब राइट साइड को लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड को राइट साइड में। तो हमें मिलेगा गिव्स दैट 2 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू CSA गिव्स दैट, दोनों तरफ 2 पाई से डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड में मिलेगा हमें 2 पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू राइट साइड में CSA अपॉन 2 पाई। 2 से 2 कैंसिल, इधर भी 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास रह गया R स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में CSA अपॉन 2 पाई गिव्स दैट। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो इधर आएगा अंडर रूट R स्क्वायर, इधर आएगा अंडर रूट CSA अपॉन 2 पाई। gives that R स्क्वायर का स्क्वायर रूट R इज इक्वल टू राइट साइड में अंडर रूट
CSA अपॉन 2 पाई। तो ये हेमिस्फीयर की रेडियस का फॉर्मूला हमें मिल गया, इसका सिंबल R है और ये फॉर्मूला है अंडर रूट CSA अपॉन 2 पाई। तो अगर आपको CSA मालूम है हेमिस्फीयर का, तो इस फॉर्मूले से आप उसकी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया पे। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया उसकी कर्व्ड सरफेस और फ्लैट सरफेस के एरिया का सम होगा। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी फ्लैट सरफेस r रेडियस का एक सर्किल है जिसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो हम दोनों एरिया को ऐड करते हैं ताकि इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट किया जा सके। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू होगा CSA प्लस एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू CSA अभी हमने निकाला 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेस इसका सर्किल है, उसकी रेडियस r है, तो बेस का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ ऐड कर देते हैं पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मिल गया, जिसे शॉर्ट में हम TSA कह सकते हैं हेमिस्फीयर के लिए। तो TSA इज इक्वल टू हमें मिल गया 3 पाई आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को भी हम एक दूसरे फॉर्मूले के रूप में ट्रांसफॉर्म करते हैं। अभी हमें हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मिला TSA इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। इसको हम उल्टा लिखते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड को राइट साइड में। गिव्स दैट हमें मिलेगा 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू TSA। अब दोनों तरफ हम 3 पाई से डिवाइड कर देते हैं, तो गिव्स दैट लेफ्ट साइड में आएगा 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 पाई इज इक्वल टू TSA अपॉन 3 पाई। 3 से 3 एक बार कट गया, 3 से 3 एक बार कट गया, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास रह गया केवल आर स्क्वायर। राइट साइड में आ गया TSA अपॉन 3 पाई। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, गिव्स दैट लेफ्ट साइड में आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में अंडर रूट TSA अपॉन 3 पाई। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा r, गिव्स दैट लेफ्ट साइड में आ गया r और राइट साइड में हमारे पास है अंडर रूट TSA अपॉन 3 पाई। तो हमें ये हेमिस्फीयर की रेडियस का फॉर्मूला मिला जिसका सिंबल R है और फॉर्मूला है अंडर रूट TSA अपॉन 3 पाई। अर्थात जब आपको हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया मालूम हो तो ये फॉर्मूला प्रयोग में लेकर के हम हेमिस्फीयर की रेडियस का पता लगा सकते हैं। ये सरफेस एरिया से संबंधित हमारा लास्ट फॉर्मूला जो आज हमने देखा है। धन्यवाद।